हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक चैप्टर और बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर, डेट इज़ दी वेक्टर्स। वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन बताने के लिए फ़िज़िक्स में यूज़ होता है। लेट्स से आपका घर है इस्लामाबाद में 7th एवेन्यू में, तो आपका कोई फ्रेंड है वो फैज़ाबाद से आपके घर आना चाह रहा है। आप उसको बोलते हो यार आप आ जाओ 7th एवेन्यू और यहाँ से आगे आप आ जाओ 500 मीटर और फिर आप मेरे घर पहुंच जाओगे। जैसे ही वो 7th एवेन्यू पहुंचता है, वहाँ पहुंच के वो हो जाता है परेशान। भाई यहाँ से एक रोड इधर जा रही है, एक रोड यहाँ जा रही है, एक रोड यहाँ जा रही है, एक बीचों बीच यहाँ जा रही है, एक रोड यहाँ जा रही है। अब मैंने किस डायरेक्शन में जाना है? आया मुझे ईस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है, नॉर्थ ईस्ट में जाना है, और या फिर आपने साउथ में जाना है या साउथ ईस्ट में जाना है। वो अगेन आपको कॉल करता है, कहते हैं मैंने 500 मीटर डिस्प्लेसमेंट तो कवर करना है, आना है, लेकिन मुझे किस डायरेक्शन में आना होगा? तो आप उसको बोलते हो कि आप ऐसा करो, ईस्ट में आ जाओ, या नॉर्थ ईस्ट में फॉर एग्जांपल उसका घर है, तो वो आपको कहता है कि आप 500 मीटर नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ, तो तब आके आप मेरे घर पहुंच जाओगे। सो आप वहाँ से आगे जाते हैं 500 मीटर नॉर्थ ईस्ट, तो आप उसके घर पहुंच जाते हैं। सो यहाँ पे डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि यहाँ पे पड़ा हुआ है एक बॉक्स, फर्श पे पड़ा हुआ एक बॉक्स, आपका एक दोस्त यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। आप अपने दोस्त को कहते हो कि इस बॉक्स को मुझे मूव करवाना है, मेरी हेल्प करो, मुझे चाहिए 50 न्यूटन फोर्स। कितनी फोर्स चाहिए? 50 न्यूटन। तो मुझे इसको मूव करवाना। वो आपको कहता है हाँ जी ज़रूर, मैं 50 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा। जैसे ही वो बॉक्स के करीब आता है, वो आपसे पूछेगा मुझे किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है। तो अब आप उसको बोलोगे कि मुझे फोर्स चाहिए ईस्ट डायरेक्शन में। सो आपका फ्रेंड जो है वो यहाँ से 50 न्यूटन फोर्स ईस्ट में लगाता है। सो यहाँ पे आपने उसको बताया कि भैया फोर्स लगानी है 50 न्यूटन और लगानी है ईस्ट डायरेक्शन में। तब जाके ये वो फोर्स लगाएगा और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में कवर होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने उसको, इन दोनों को, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी, बाद में जो इन्फॉर्मेशन दी, उसमें क्या डिफरेंस है। पहले यहाँ पे आपने उसको कहा कि भैया 500 मीटर आना है आपने। सो 500 मीटर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई, वो हो गया कन्फ्यूज़, तो वो अपने गोल तक ना पहुँच सका। जब आपने 500 मीटर के साथ नॉर्थ ईस्ट यानी कि डायरेक्शन बता दी, तब वो अपने गोल तक पहुंच गया। यहाँ पे 50 न्यूटन फोर्स का आपने बोला, अगर आप डायरेक्शन ना बताते तो वो लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कहीं और भी लगा सकता था, जिससे काम ना होता। सो आपने फिर फोर्स के साथ, इसके मैग्नीट्यूड के साथ इसकी एक डायरेक्शन बता दी। सो देखें, ये दोनों, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपने बताया है और यहाँ पे आपने फोर्स बताई है। सो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बट इनकी जो इन्फॉर्मेशन आपने दी, डेट इज़ दी मैग्नीट्यूड। पहले आपने मैग्नीट्यूड बताया ना, यहाँ पे आपने बता दिया उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पे आपने बता दिया मैग्नीट्यूड। तो क्या इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हुई इनकी? नहीं हुई। जैसे ही आपने साथ में डायरेक्शन मेंशन कर दी, यहाँ पर भी डायरेक्शन मेंशन कर दी, तो सारी चीज़ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से कंप्लीट होगी। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ कुछ देखें। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप जाते हो किसी शॉपकीपर के साथ, उसको कहते हो भाई मुझे चाहिए 2 किलोग्राम आलू चाहिए, 2 किलोग्राम आलू चाहिए। अब शॉपकीपर आपसे पूछ सकता है कि 2 किलोग्राम नॉर्थ में दूँ, साउथ में दूँ, ईस्ट में दूँ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग दूँ, वाई में दूँ, लेफ्ट दूँ, राइट दूँ, किधर दूँ 2 किलोग्राम। सो वो कभी भी आपसे ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा। वो सिंपली आपको बोलेगा कि 2 किलोग्राम वो दे देगा आपको, अभी देता हूँ, वो तोलेगा और दे देगा आपको, हवाले कर देगा। आप किसी को कहते हो कि 500 मीटर ट्रेवल करना है, वो आपसे पूछेगा किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, फोर्स का पूछेगा। आप कहोगे 50 न्यूटन फोर्स चाहिए, वो डायरेक्शन ज़रूर पूछेगा। और 2 किलोग्राम आप आलू का कहोगे तो डायरेक्शन नहीं पूछेगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेगा ना। आपको आलू चाहिए, वो पूछेगा कितने चाहिए आपको, 2 किलो चाहिए, और लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। सो इसी तरह से किसी से आप टाइम पूछते हो, आप पूछते हो कि भाई टाइम कितना हुआ है। आप अगर आपसे पूछो कि साउथ में कितना टाइम हुआ है, ठीक है, तो वो कभी नहीं पूछे 2 बजे साउथ, ठीक है, 2 o'clock, 2 o'clock साउथ, ऐसा कभी भी वो साथ साउथ नहीं बोलेगा। वो सीधा बोलेगा 2 o'clock हो गए, 2 PM हो गए, 2 AM हो गए, ठीक है। सो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ भी हैं जिनमें डायरेक्शन बताना इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड, यूनिट और साथ में डायरेक्शन बताना इंपॉर्टेंट है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ में जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ डायरेक्शन बताना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, इसके साथ साथ मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है,
तो इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वेलोसिटी फॉर एग्जांपल, ये प्रोमिनेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको डायरेक्शन जिनकी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डायरेक्शन जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की बताना इंपॉर्टेंट है, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए ये चैप्टर हम लेके आए हैं आपके लिए। और इस चैप्टर के अंदर जब आप पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में, तब आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। किसी को डिस्प्लेसमेंट बताना है, किसी को फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, मोमेंटम की डायरेक्शन, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन जो कि इनविटेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है बताना, वो आप इस चैप्टर के आखिर में जाके इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के रेलिवेंट जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगी, उनको सॉल्व करने, अंडरस्टैंड होने के काबिल हो जाएंगे। सो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आखिर तक जुड़े रहें, पेन और पेज आप पास रखें, नोट्स बनाते रहें, या साथ साथ आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहें, ताकि आपके पास एक छोटा सा रिकॉर्ड रहे और आप चीज़ों को जब वापस अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ें, जहाँ से आपको प्रॉब्लम आए, आप अपने नोट्स निकालें, नोट्स निकाल के आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें। सो ये आज का हमारा गोल है, वेक्टर्स को अंडरस्टैंड करना, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखना, इनके ऊपर होने वाले मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करना। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले वेक्टर्स क्या हैं। वैसे हमने देख लिया वेक्टर्स वो हैं जिनमें डायरेक्शन चाहिए होती है। सो वेक्टर्स और स्केलर को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेक्टर्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्केलर्स। स्केलर्स, वेक्टर्स भी फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर्स भी फिजिकल क्वांटिटीज़, वेक्टर भी फिजिकल क्वांटिटीज़ और स्केलर भी फिजिकल क्वांटिटीज़, दोनों का यूनिट है, दोनों मेजरेबल है। वेक्टर्स जो होते हैं ना, उनमें आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए m, दूसरा आपको यूनिट चाहिए, ठीक हो गया। तीसरी चीज़ आपको चाहिए यहाँ पे डायरेक्शन, चौथी चीज़ यहाँ पे आपको चाहिए वेक्टर लॉज को चेक करना है कि वो अप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अच्छा जी, जो वेक्टर लॉज है, जो स्केलर हैं, इनमें आपको चाहिए मैग्नीट्यूड m, यूनिट, बस बात ख़त्म। अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं यूजिंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, सो डेट फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से काम नहीं बन रहा, आपको डायरेक्शन और वेक्टर लॉज को भी परखना जांचना इंपॉर्टेंट है उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए, देन वो स्केलर नहीं है बल्कि वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल्स हमने काफ़ी देख ली, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्स है, किसी बॉक्स के ऊपर लगानी है, तो इस फोर्स की आपको डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे, बॉक्स को इधर मूव करवाना है, कोई फोर्स उधर लगा ले तो बॉक्स उधर मूव करेगा, ठीक है, काम नहीं होगा, तो आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। सो डायरेक्शन फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट। सो फोर्स इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास मैस है, आप दुकानदार को जाके कहते हो मुझे आलू चाहिए, तो वो आपको कहता है जी कितने चाहिए, आप कहते हो 2 kg चाहिए। सो आपने उसको यूनिट बता दिया, मैग्नीट्यूड बता दिया, यूनिट बता दिया, वो आपसे कभी भी डायरेक्शन नहीं पूछेगा, जबकि फोर्स के केस में आपको डायरेक्शन पूछी जाएगी। सो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मैस स्केलर क्वांटिटी। सो फोर्स और इस जैसी बाकी क्वांटिटीज़ के बारे में आज हम वेक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं। सो ये आपके पास डिफरेंस था वेक्टर और स्केलर का। एक और डिफरेंस है कि जो वेक्टर्स हैं ना, उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने के लिए स्पेशल लॉज हैं, जिनको हम वेक्टर लॉज बोलते हैं। और जो स्केलर है ना, उनको अलजेब्रिक मेथड से आप यूज़ करते हैं। 2 + 2 4, 2 × 2 4, 3 + 3 + 3 9, ठीक है, 3 × 3 9, × 3 27। सो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन स्केलर के लिए, वेक्टर के लिए स्पेशल लॉज हैं, उनको आगे बहरहाल हमने पढ़ना है ही है। नेक्स्ट आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, पहला मेथड है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का कि आप एक लाइन सेगमेंट लगाओ, एक एरो हेड लगा दो। ये लाइन सेगमेंट जो है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरो हेड है वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल देखें, यहाँ पे आपके पास एक फोर्स है F1, एक और फोर्स है F2। तो देखें, यहाँ पे मैं XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, अभी हम उसको पढ़ेंगे। तो ये आपके पास एक्स एक्सेस है, ये सॉरी XY नहीं, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट और साउथ को हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखें, F1 फोर्स का जो वेक्टर की लेंथ है ना, वो ज़्यादा है, इतनी सी लेंथ है इसकी लेंथ कम है। सो F1 फोर्स यहाँ पे ग्रेटर होगी, F1 इज़ ग्रेटर देन F2। वजह क्या है, लाइन सेगमेंट लंबी है इसका लाइन सेगमेंट छोटा। सो एक वेक्टर की जो
लाइन सेगमेंट होता है उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। जितना लाइन सेगमेंट लंबा होगा इतना ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, लाइन सेगमेंट कम होगा तो मैग्नीट्यूड कम होगा। सो इन दो फोर्सेस में F1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, F2 का कम। सो दूसरी चीज़ जो एरो हेड है ना, यहाँ पे देखें इस वेक्टर को उठा के यहाँ ले आए तो ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। सो इसकी डायरेक्शन क्या है F1 की, ईस्ट, और F2 की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड जा रहा है तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। सो एरो हेड, लाइन सेगमेंट विद एरो हेड, दो पार्ट्स होते हैं इस रिप्रेजेंटेशन के। जो लाइन सेगमेंट है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, एरो हेड डायरेक्शन को शो करता है। सो दूसरा मेथड क्या है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैस आपके पास, मैस को रिप्रेजेंट करते हो एम से, और फोर्स को रिप्रेजेंट करते हो, फोर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो एफ से प्रीवियस क्लासेस में। अब मैस है ये एम फॉर मैस, एफ फॉर फोर्स। सो फोर्स जो है इसके ऊपर हम एरो हेड डाल देंगे, एम के ऊपर एरो हेड नहीं डालेंगे। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम एंड एफ? द डिफरेंस इज एम के ऊपर एफ के ऊपर एरो हेड, एम के ऊपर नो एरो हेड। जिस फिजिकल क्वांटिटी को आपने वेक्टर शो करना होता है उसके ऊपर एरो हेड डाल देते हैं, जो वेक्टर नहीं होती उसके ऊपर एरो हेड नहीं डालते। सो एरो हेड डालेंगे, जैसे मोमेंटम है पी, एरो हेड डाल दें, पी पी एरो हेड, वेलोसिटी विद एरो हेड, एक्सेलरेशन विद एरो हेड, डिस्प्लेसमेंट विद एरो हेड, इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरो हेड, मैग्नेटिक फील्ड विद एरो हेड। तो आप क्या करते हो, फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर, उनके अल्फ़ाबेट के ऊपर आप एरो हेड डाल देते हो, जिससे पता चल जाता है वो वेक्टर्स हैं, राइट। अच्छा जी, तीसरी चीज़ आपने क्या यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखें यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंथ से आप फाइंड आउट कर लोगे। जैसे यहाँ पे कैलिब्रेशन हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो सो यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर कैलिब्रेशन हुई है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेक्टर? द मैग्नीट्यूड इज़ 1 से लेके 9, तो मैग्नीट्यूड इज़ 9 यूनिट्स, कुछ भी हो सकता है। डायरेक्शन यहाँ पे आपने बता दिया ईस्ट है। सो यहाँ से मैग्नीट्यूड लेंथ से निकालते हैं। सो यहाँ मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड जैसे आपके पास है ना फोर्स एफ, एफ है आपके पास 10 न्यूटन, नॉर्थ की डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है। तो आप एफ फोर्स वेक्टर लिखोगे और साथ मॉड डाल दोगे। एफ मॉड रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब यहाँ पे नॉर्थ आपने नहीं लिखना क्योंकि आप मैग्नीट्यूड बता रहे हो, मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी, फोर्स की कितनी क्वांटिटी है, 10 न्यूटन है, आपने बता दी। सो कोई भी वेक्टर है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी है ए, तो उसका आप मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हो, ए मॉड लिख दो, या सिंपली आप उसको ए लिखोगे ना, ए इज इक्वल टू 10, जैसे एफ इज इक्वल टू आप लिखते हो 10 न्यूटन। कभी भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन लिखा हुआ नहीं दिखेगा, और 10 न्यूटन अगर आप इसके ऊपर एरो हेड डालोगे तो आगे डायरेक्शन भी आप बताओगे। सो सिर्फ आप मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हो तो 10 न्यूटन लिख दो, राइट। रिप्रेजेंटेशन के दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए। चलें जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें, अब मैंने इसको मिटा दिया, तो यहाँ पे देखें ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है, तो आपने यहाँ कोऑर्डिनेट्स ड्रा किए तब आपको पता चला ये नॉर्थ में, ऊपर फोर्स थी ईस्ट में, तभी आपको पता चले कि ये ईस्ट में। सो वेक्टर्स अकेले कुछ भी नहीं है जब तक कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होंगे। तो सो आगे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ही को अंडरस्टैंड करने हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं तीन तरह के, तीनों तरह के हम अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ बुक्स के अंदर दो तरह के लिखे हुए हैं, कुछ बुक्स में सिर्फ एक ही तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा हुआ है। सो हम तीनों को अंडरस्टैंड करेंगे, आप लोग तीनों को अंडरस्टैंड करें, और फिर आपके लिए जो बुक के अंदर लिखा हुआ टॉपिक है वो बहुत ही हलवा हो जाएगा। सो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और वेक्टर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन लगा दें, हॉरिजॉन्टल लगाएं लाइन, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन वर्टिकल ही लगा दें। सो ये आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। यहाँ पे आपका है एक्स एक्सेस, यहाँ पे वाई एक्सेस, ये सारा एक्स एक्सेस है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन जहाँ से कोऑर्डिनेट स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो, यहाँ से वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3, इस तरफ नेगेटिव होती है, आपने नंबर लाइन पढ़ी थी। सो यहाँ पे एक्स नेगेटिव, यहाँ पे -1 -2 -3 सो ऑन, यहाँ पे वाई नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, वाई नेगेटिव होगा। सो यहाँ पे मैंने वाई नेगेटिव शो कर दिया। अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स और वाई के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव के बीच सेकंड क्वाड्रेंट, वाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव के बीच थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स और वाई नेगेटिव के बीच फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। दोनों, हर दो एक्सेस के दरमियान में एंगल कितना है, एक्स और वाई के दरमियान में एंगल 90 डिग्री, एक्स और
वाई नेगेटिव के दरमियान में 90 डिग्री, वाई और एडजस्टेंट जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं उनके दरमियान में एंगल है 90 डिग्री। सो एक्स और नेगेटिव एक्स के दरमियान में एंगल कितना है 180 डिग्री। सो ये एंगल्स तो बहरहाल आपको देख के समझ आ जाएंगे कि कितना एंगल। अब देखते हैं हम वेक्टर की क्या इंपॉर्टेंट है। सो वेक्टर के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है एक्स वाई कोऑर्डिनेट। लेट्स से आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर है, वेक्टर ए है, कोई भी वेक्टर है, इस वेक्टर की क्या डायरेक्शन है। अभी इन कोऑर्डिनेट्स को इग्नोर करो तो आप बोलोगे इस डायरेक्शन में। आप किसी को बता सकते हो कि जी ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस डायरेक्शन में। सो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा जब आप इस वेक्टर को उठा के कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लेके आओगे। सो मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो जैसे ही आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में डालोगे तो इसकी टेल रखोगे। देखो वेक्टर का ये हेड होता है और ये टेल होती है, हेड टेल। टेल को ओरिजिन पे रखो, हेड जिस तरफ जा रहा है वो डायरेक्शन। अब आप आराम से किसी को बता सकते हो एक्स और वाई के बीच में कहीं जा रहा है ये वेक्टर। अगर यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बन रहा है तो आप बताओगे कि एक्स से 45 ऊपर को होके आगे जा रहा है तो एक्स वाई डायरेक्शन में जा रहा है। साथ ही अगर आप इससे एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रा करते हो तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 3 पे आके गिरता है तो आप बोलते हो एक्स की डायरेक्शन में जो इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट बन रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट वो होते हैं जो इसकी पोजीशन बता दें। तो एक्स में इसने 3 यूनिट्स ट्रेवल करा हुआ है, यहीं से आप वाई में इसका फॉल करवाते हो तो यहाँ 3 के बाद 4 आएगा तो 4, तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाते हैं 3 4। देखने वाला समझ जाएगा कि ये वेक्टर जो है वो एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है 3 यूनिट्स और 4 जा रहा है ये वाई की डायरेक्शन में। सो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी वेक्टर की डायरेक्शन का कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। एक तो डायरेक्शन बताता है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस 45 डिग्री, और दूसरा कोऑर्डिनेट्स बताते हैं एग्जैक्टली। आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट समझ आ गए। सो दूसरा आपके पास है एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है। और ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये 2 डायमेंशन में था। अब हम देखते हैं एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक एक्स एक्सेस है, इसी पे आप वाई एक्सेस ड्रा कर दो। यहाँ पे एक्स नेगेटिव, यहाँ पे वाई नेगेटिव। अब देखें एक एक्सेस यहाँ पे इन टू द बोर्ड एंड आउट ऑफ द बोर्ड भी है। एक बोर्ड पे राइट साइड पे, एक बोर्ड पे ऊपर ऊपर नीचे, एक लेफ्ट राइट, एक ऊपर नीचे भी, अंदर बाहर भी होगा ना बोर्ड के। तो यहाँ पे जो तीसरा एक्सेस है ना, मैं ऊपर नीचे यहाँ से ऊपर लाइन नहीं लगा सकता। सो यहाँ पे मैं इस डायरेक्शन में लाइन लगाता हूँ। आप ये समझ लीजिए ये लाइन इन टू द आउट ऑफ द बोर्ड है। सो ये आपके पास है एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस है और ये जी एक्सेस है। यहाँ पे होगा एक्स का नेगेटिव, यहाँ पे होगा वाई का नेगेटिव, और यहाँ नीचे की तरफ जाएगा इनटू द बोर्ड एक्स नेगेटिव जाएगा। मैं ड्रा नहीं करता इसलिए कि चीज़ें ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएंगी, डायग्राम कम्प्लेक्स हो जाएगी। और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, वो हम इसको बोल देते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है। तो ये आपके पास क्या आ गया ओरिजिन। सो ये आ गया आपके पास ओरिजिन। अच्छा जी, यहाँ पे एक और वेक्टर हम ड्रा करते हैं। एक ऐसा वेक्टर है जो एक्स वाई के बीच नहीं जा रहा, एक्स जेड या वाई जेड के बीच नहीं जा रहा सिर्फ, बल्कि तीनों एक्सेस को कवर कर रहा है। जेड से यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर जो है वो यूं करके जा रहा है। सो यहाँ से आप क्या करोगे, एक प्रोजेक्शन एक्स पे ड्रा करोगे। सो ये वेक्टर ए है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ए के 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एक एक्स आ जाएगा, एक वाई आ जाएगा, एक जी आ जाएगा। इसी से एक प्रोजेक्शन आप जी पे ड्रा कर दो, यहाँ पे इसका जी, यहीं से आप एक वाई पे ड्रा करोगे। सो यहाँ पे ड्रा किया एक्स के अलॉन्ग इसने कितना ट्रेवल करा, वाई के अलॉन्ग और जेड के अलॉन्ग। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी वेक्टर की 3D स्पेस के अंदर पोजीशन बताते हैं। यूजुअली हम एरोप्लेन्स को, शिप्स को, इन चीज़ों को लोकेट करने के लिए, स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने के लिए एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक्स वाई में फ़र्क क्या है। एक्स वाई सरफेस के लिए होता है, एक्स वाई जी 3D स्पेस या स्पेस के लिए होता है, 3 डायमेंशंस के लिए, 3 डायरेक्शंस के लिए। अब हम आते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखें यहाँ पे अगेन आप ऐसा ही करें कि 2 लाइंस ड्रा कर दें परपेंडिकुलर। यहाँ पे आपके पास होता है पेज पे हमेशा अपवर्ड जो होता है ना उसको नॉर्थ बोलते हैं, उसके ऑपोजिट साउथ। नॉर्थ की तरफ मूव करके खड़े हो जाएं। आपके राइट हैंड पे ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है। अगर आप अपने घर से नॉर्थ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आपको सूरज जहाँ से निकलता है उधर मूव करके खड़े हो जाओ सूरज की तरफ, तो आपके लेफ्ट साइड पे इस तरह से नॉर्थ होगा, फिर ऑपोजिट साउथ होगा, आपकी बैक साइड पे वेस्ट होगा। सो यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, वहाँ एक्स था। एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा ही है ये भी। यहाँ पे अगर आपके पास एक वेक्टर है ना, उसकी डायरेक्शन आप बताते हो तो आप विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ और ईस्ट यहाँ पे बताते हो। अगर कोई वेक्टर यहाँ पे इस तरफ आ रहा है आप बोलोगे वो ईस्ट में है, यहाँ पे जा रहा है आप बोलोगे नॉर्थ में, यहाँ पे जा रहा है तो वेस्ट में, यहाँ पे आ रहा है तो साउथ में। लेकिन इनके बीचों बीच जा रहा है तो आप बोलोगे वो क्या है,
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर एंगल जो है वो 45 डिग्री का होगा, इसी तरह से यहाँ पे अगर एंगल 45 डिग्री का होगा तो आप बोलोगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये किस में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अच्छा जी, अगर कोई और वेक्टर है यहाँ पे जो कि 45 के एंगल नहीं बना रहा बल्कि वो 70 डिग्री या 60 डिग्री के एंगल बना रहा है, तो आप बोलोगे कि दिस वेक्टर, फॉर एग्जांपल वेक्टर बी है, वेक्टर बी इज़ 60 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ में जा रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे एक वेक्टर है वो एंगल बना रहा है, यहाँ पे साउथ के साथ एंगल बना रहा है, साउथ के साथ वो बना रहा है फॉर एग्जांपल 50 डिग्री बना रहा है एंगल, तो आप बोलोगे 50 डिग्री, ये वेक्टर सी है फॉर एग्जांपल, सी इज़ 50 डिग्री फ्रॉम साउथ टू ईस्ट, साउथ से ईस्ट में ये 50 डिग्री। सो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें इस तरह से वेक्टर्स की लोकेशन डायरेक्शन बताने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम और वेक्टर के दरमियान में सिंक्रोनाइजेशन कितने इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वेक्टर्स के, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नंबर 1 इज एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों उनको ऐड कैसे कर सकते हैं, देखें एडिशन आगे हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखते हैं इनका। लेट से आपके पास एक वेक्टर ए है, एक और वेक्टर आपके पास है बी, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो आप इनको क्या करो, यहाँ पे वेक्टर ए को रखा, वेक्टर बी को रखा, वेक्टर ए का हेड जहाँ पे ख़त्म हो रहा है बी का टेल उसके ऊपर ला के रख दो इस तरह से। तो आप फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड से जोड़ दो, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर फॉर एग्जांपल सी होगा जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम के इक्वल होगा। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हों, जैसे आपके पास ये वेक्टर ए है, यहाँ पे वेक्टर बी है, यहाँ पे एक और वेक्टर है, यहाँ पे एक और वेक्टर हम रख लेते हैं इस तरह से, वेक्टर सी, तीन वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो इसी तरह से इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख लो पैरेलल, ऐसे ही डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। सेकंड को यहाँ पे रख लो, सेकंड वेक्टर को आप यहाँ पे रखो, थर्ड वेक्टर को इसके ऊपर रख दो। ये आपके पास वेक्टर है बी सी, आगे वेक्टर है वेक्टर बी वेक्टर सी, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के हेड से जोड़ दो। तो यहाँ पे आपके पास ये जो वेक्टर है ना, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों वेक्टर के सम के इक्वल होगा रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे। तो इस तरह से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो वेक्टर सम होता है ना वो होता है कम्यूटेटिव, वेक्टर सम इज कम्यूटेटिव, एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, एडिशन, वेक्टर्स की एडिशन। ए प्लस बी हमेशा इक्वल होता है बी प्लस ए के। लेट से आपके पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर आपके पास एक ए है, दूसरा वेक्टर है बी। ये वेक्टर आपके पास आ गया ए, वेक्टर ए, और यहाँ पे आपके पास है वेक्टर बी, ठीक हो गया। अब इनको ऐड कैसे किया जाता है, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर, ए प्लस बी, ए प्लस बी, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर। यहाँ पे आप रख लें फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, तो ये आपके पास आ गया ए, ये आपके पास आ गया बी। तो फर्स्ट एंड सेकंड का रिजल्टेंट क्या निकलेगा यहाँ पे, ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए प्लस बी। अब क्या करना है आपने, पहले बी प्लस ए में बी को पहले ले आना है, बी को पहले ले आए यहाँ पे, बी को यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख लें पैरेलल, आपके पास आ गया बी। अब ए को पैरेलल ऊपर ले जाएं तो सेम वही रिजल्टेंट दे रहा है, जो बी है आपके पास, यहाँ पे ए है, ए के हेड को बी की टेल से जोड़ो, सेम रिजल्टेंट आ गया, आंसर सेम आया। सो यहाँ पे ये ए प्लस बी था तो ये बी प्लस ए भी यही आ गया, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। देखें ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं वेक्टर्स के जो आपकी बुक्स के अंदर मेंशन नहीं है, बट आगे चैप्टर में यूज़ हो रहे हैं, इसलिए मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की, तो आप इनको अंडरस्टैंड कर लें, आगे ये आपको काम आएंगे जब टॉपिक्स पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स की तीन तरह की होती है। पहली, अगर आप एक वेक्टर को
किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो आपका रिजल्टेंट आएगा एक वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है, एक स्केलर है, एक स्केलर आपके पास मेस स्केलर है, इसको एक वेक्टर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपके पास आएगा एफ। एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ में ये कहते हैं। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये है कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और आंसर आपका स्केलर आ जाए। अगर आप एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो आंसर स्केलर आता है तो इसको आप स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हो। आगे पूरा टॉपिक पढ़ेंगे इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल आपके पास है फोर्स है मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे वर्क आ जाता है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। सो दूसरी तरह की मल्टीप्लिकेशन होगी, वेक्टर को वेक्टर से कभी कभी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर स्केलर आएगा, इसको आप बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर्स का। सो तीसरा क्या है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है उसको दूसरे वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपके पास आ जाए वेक्टर ही। सो इसको आप बोलोगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। आगे हम इसको पढ़ेंगे भी। सो एग्जांपल क्या है कि अगर आपके पास एक मूवमेंट आर्म है जिसके ऊपर आप फोर्स लगा के टार्क प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो एफ, तो रिजल्ट में आपको मिलेगा टाउ टार्क। तो टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो तीन तरह की मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको बात अंडरस्टैंड होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है बहुत ही इम्पोर्टेंट और छोटा सा टॉपिक, डेट इज़ द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, अच्छा जी, यूनिट वेक्टर, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी आपने पढ़ा था एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस या जी एक्सेस, फिज़िक्स में या वेक्टर्स को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उस वक्त एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस डायरेक्शन को तो हम आई कैप का यूज़ करते हैं, वाई डायरेक्शन को हम जे कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जेड डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉरी, ये आपके पास आएगा के कैप, के कैप। सो अगर आपके पास एक फोर्स है एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, आई कैप आगे लगाया हुआ है किसी ने, तो आप समझ जाएं 10 न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। एक और फोर्स आपके पास F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन के कैप, तो समझ लें ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। F3 आपके पास है 2 न्यूटन जे कैप, तो डेट मीन कि ये किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। सो ये जो आपके पास आई जे और के हैं दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। अब देखें 10 न्यूटन फोर्स है, उसके आगे आई लगाने से इसकी मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आई क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ। सो आई का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू 1, के का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू 1। देखें अगर आप किसी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, मैथ में आप पढ़ते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 10। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 10 प्लस 0, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है ना, कि ऐड करो किसी नंबर में 0, उसमें कोई फ़र्क ना है, 1 को मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क। सो आई जे और के का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 1। तो सो दीज थ्री आर यूनिट वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन शो कर रहे हैं, सिर्फ एक्स को शो कर रहा है आई, वाई को शो कर रहा है जे, जी को शो कर रहा है के। सो ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होते हैं, इनका अपना मैग्नीट्यूड कोई मायने नहीं रखता है, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। राइट, बात समझ आ गई कि ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट में आई जे के। सो अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपके लिए हलवा हो गया। देखें ये एक वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है। देखें यहाँ पे फोर्स थी एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, 10 न्यूटन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थी, तो यहाँ पे आई की डायरेक्शन क्या है? एक्स के अलॉन्ग है। आई जुड़ गया 10 न्यूटन फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए, तो 10 की डायरेक्शन एक्स में है, आई की डायरेक्शन भी वही है, तो डायरेक्शन वेक्टर ही की डायरेक्शन होती है इसकी। ठीक हो गया? रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे करते हैं? जैसे कोई यूनिट वेक्टर एन है, इसके ऊपर आप कैप डालते हैं, पढ़ते हैं इसको एन कैप। ठीक है, लेट से आप इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? फार्मूला इसका क्या है फाइंड आउट करने का? लेट से आपके पास जो है एक वेक्टर है ए वेक्टर है, इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए ए, दूसरा इसका आपको यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन चाहिए, दूसरी डायरेक्शन। तो ए कैप फॉर एग्जांपल इसकी डायरेक्शन है। सो ए कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर है, ए विद एरो हेड वेक्टर है, ए इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका यूनिट वेक्टर। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? बल्कि एग्जांपल नहीं, पहले हम इसका फार्मूला सीधा कर लेते हैं। तो ए कैप जो है यूनिट वेक्टर, ये इक्वल है वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्स है एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन एन कैप,
एन कैप उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, एन की जगह आई जे के कोई भी हो सकता है, आई रखेंगे तो एक्स, जे रखेंगे तो वाई डायरेक्शन, के रखेंगे तो जी डायरेक्शन। सो यहाँ पे एन कैप किसकी इक्वल हो जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सो फोर्स आगे हम पढ़ेंगे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आपको यूनिट वेक्टर मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगा। सो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर लो। सो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर इट सेल्फ डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए हेट इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बार, वर्टिकल पार्स डाल दें या मॉड डाल दें, ए मॉड। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स वाई जी में हम किस तरह से 3 यूनिट वेक्टर्स यूज़ करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के अंदर इसका कोई भी रोल नहीं होता। यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नल वेक्टर। नल वेक्टर देखें, अगर कोई वेक्टर हो, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है ए, ठीक, एक और वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, इसको हम बोलेंगे माइनस है, इसको हम बोलेंगे प्लस है। दो वेक्टर है ना, एक ए वेक्टर है, उसी का हमने सेम मैग्नीट्यूड सेम यूनिट का वेक्टर उल्टा ले लिया ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर इन दो को आप ऐड करो रिजल्टेंट निकालने के लिए, ये होगा ए माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ीरो। तो ये रिजल्टेंट जो है इसको हम ज़ीरो नहीं बल्कि नल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। अगर आप किसी वेक्टर और उसके ऑपोजिट वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड बट उसके नेगेटिव का, इनवर्स का, ठीक है, ऑपोजिट का एडिशन करोगे तो उससे नल वेक्टर आएगा। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा, ठीक है, आर इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, ज़ीरो वेक्टर नहीं बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा, वेक्टर ये नल ही होगा। और इसकी डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी होती है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ज़ीरो, एक वेक्टर उसके ऑपोजिट वेक्टर को ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो नल आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्स है F इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन ईस्ट, एक फोर्स है F इज़ इक्वल टू सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस एफ बोलेंगे, माइनस, बल्कि इसको यहाँ पे माइनस लिखेंगे ना, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन वेस्ट में, तो इसको आप ऐड कर दो मैग्नीट्यूड को, तो F1 प्लस F2, ये F2 होगी, F1 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा आपके पास, F कोई फोर्स रिजल्टेंट आएगी। सो यहाँ पे F1 आपके पास 10 न्यूटन प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस 10 न्यूटन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा। सो ये नल फोर्स वेक्टर आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी। सो नल वेक्टर आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है आपके पास नल वेक्टर के बाद कौन सा है, अच्छा, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अगर आपके पास एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल F इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स मैं लगा रहा हूँ ईस्ट में, आप भी F इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन लगा रहे हैं ईस्ट में। सो दोनों फोर्सेस 10 न्यूटन है और ईस्ट में, तो ये 100% इक्वल हैं एक दूसरे के, दोनों मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी इक्वल हैं, यूनिट भी इक्वल हैं। सो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स होंगे। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, यूनिट भी सेम, इनको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। सो टू वेक्टर्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम यूनिट आर इक्वल वेक्टर्स। अगर आपके पास मान लो 10 न्यूटन फोर्स है और यहाँ पे कोई शख्स भाग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर पर सेकंड कवर कर रहा है वो, सो दीज आर इक्वल वेक्टर्स, नो दीज आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। सो मैग्नीट्यूड तो इनका सेम, डायरेक्शन सेम बट यूनिट डिफरेंट हो गया। सो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सारा कुछ सेम होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है 360 डिग्री रोटेशन ऑफ वेक्टर। देखो, अगर आप किसी वेक्टर को 360 डिग्री पे रोटेट करते हो तो उस पर क्या इम्पेक्ट आएगा। लेट्स से आपके पास यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, आप इसकी वेलोसिटी चेंज करके ले जाते हो नॉर्थ में, तो 90 डिग्री आपने इसको डाइवर्ट कर दिया इस तरह से, इसी तरह से फिर आपने और डाइवर्ट किया वेस्ट डायरेक्शन में, और डाइवर्ट किया यहाँ पे साउथ में, तो वापस इसको यहाँ पे ले आओ, तो यहाँ से यहाँ तक आपने इसको 360 डिग्री पे रोटेट किया, फिर से ये ईस्ट में चलने लगे जो भी ऑब्जेक्ट था। सो यहाँ पे 360 डिग्री रोटेशन पे किसी भी वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। सो ये था आज का टॉपिक हमारा, वेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने का टॉपिक था। आई होप आपको वेक्टर्स
अंडरस्टैंड हो गए होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट इसके। वेक्टर क्या है, स्केलर वेक्टर में डिफरेंस क्या है, वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखेंगे कि एक वेक्टर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखें, एक वेक्टर जो है ना, यहाँ पे इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमने कहा था एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन्हीं को यूज़ करके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालेंगे, फिर उनके फार्मूलाज निकालेंगे। जो इसका एक्स कंपोनेंट है इसको हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, तो ये इसका ए एक्स कंपोनेंट, ये ए वाई कंपोनेंट, फिर ए एक्स और ए वाई का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हम फाइंड आउट करेंगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।